नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं साहित्यकार कुलराजी पंत के काव्य संग्रह पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती की समीक्षा। समीक्षक है वरिष्ठ साहित्यकार सुदर्शन वशिष्ठ। सामाजिक सरोकार के कवि और साहित्यकार कुलराजी पंत का संबंध हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से है। उनकी कहानियां और कविताएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। साहित्य के प्रति गहन रुचि रखने वाले कुलराजी पंत साझा संकलनों में भी प्रकाशित हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त पंत हिमाचल प्रदेश प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य रहे हैं और हिमाचल में आयोजित इसके पहले सम्मेलन के संयोजन में कुलराजी पंत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती उनका पहला काव्य संग्रह है, लेकिन इस संग्रह की परिपक्व भाषा, शैली और कविताएं पढ़ने के बाद ये कहना संभव नहीं कि ये उनका पहला काव्य संकलन है। तो आइए सुनते हैं पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती काव्य संग्रह की समीक्षा। लेखक कुलराजी पंत और समीक्षा कर रहे हैं सुदर्शन वशिष्ठ। नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सभी श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ शिमला हिमाचल प्रदेश से आज आपके समक्ष एक ताज़ा प्रकाशित काव्य संकलन लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस काव्य संकलन का शीर्षक है पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती। पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती के कवि हैं कुलराजी पंत और इसका प्रकाशन इसी वर्ष हाल ही में प्रकाशन संस्थान अंसारी रोड, दरियागंज, दिल्ली से हुआ है। कुलराजी पंत एक वरिष्ठ कवि है और पंत जी की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये शब्दों के प्रति महाकंजूस और मितव्ययी कवि रहे हैं। शब्दों और वाक्यों के कम से कम प्रयोग से ही उनकी कविता समृद्ध हुई है। गूढ़ से गूढ़ विचार का इन्होंने सार संक्षेप दिया है, जो सूक्ष्म यथार्थ को भीतर ही भीतर विस्तार देता प्रतीत होता है। आज की कविता का मुख्य गुण यही है कि बहुत थोड़े शब्दों में सागर सा विस्तार हो। कविता में शब्द ग्लेशियर की तरह होने चाहिए, जो छोटी सी ढलान में सुप्त और सुप्त पड़े प्रतीत हों, लेकिन सूर्य की ताप से पिघलकर बहते हुए दरिया बन जाए। कविता का यही गुण पंत जी को कविता की ऊंचाइयां प्रदान करता है। यूं तो पंत की कविताएं पृथ्वी, पहाड़, पेड़, नदी, बादल, पानी, बर्फ और चिड़िया की कविताएं प्रतीत होती है। ये भी है कि कविताएं प्रकृति से ही निकली हुई हैं, मगर विशेषता यह है कि ये सौंदर्यवादी कविताएं नहीं हैं। इनमें प्रकृति प्रेम या सौंदर्य बोध ना होकर जीवन बोध है, जीवन का कटु यथार्थ है। ये जीवन की जटिलताओं की कविताएं हैं, जीवन की विषमताओं की कविताएं हैं और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। शिमला में रहते हुए हमेशा पहाड़, पेड़, बर्फ को जीते हुए पंत प्रकृति का राग गाते हुए भी प्रकृति के कवि नहीं हैं। जब हम कहते हैं कि पंत ने प्रकृति को उकेरा है, तो वे मनुष्य की प्रकृति को उकेर रहे होते हैं, मनुष्य के सांसारिक व्यापार को चित्रित कर रहे होते हैं। प्रकृति के सभी घटक पहाड़, पेड़, बादल, बर्फ, पानी आपस में बतियाते हैं। उनका वार्तालाप मानव व्यापारों पर केंद्रित है। वे मानव की भावनाओं की बात करते हैं।
मानव की मानसिक और सांसारिक समस्याओं की बात करते हैं। पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती इस कलन में पृथ्वी पर, पृथ्वी का घर, पृथ्वी की पीठ पर, पृथ्वी के हाथ शीर्षक से कविताएं हैं। तो पहाड़ पर नया पहाड़ और रंग, पहाड़ के पांव, पहाड़ पर कविता, पहाड़ पर पहाड़ के लिए, पहाड़ और चाय का प्याला, पहाड़ और माँ, पहाड़ और औरत, पहाड़ का डर आदि कविताएं शामिल की गई हैं। नदी पर नदी, नदी के पांव, नदी और पानी, नदी एक यात्रा। तो फिर पानी पर भी कुछ कविताएं हैं, जैसे पानी का कुछ कविताएं, भोला पानी, पानी चोर, बारिश के गीत, बारिश के बीज, भीगा छाता आदि। इसी तरह छाता, मिट्टी और धूल, धूप, बूंदें, पंछी, चिड़िया आदि कविताएं प्रकृति पर आधारित कविताएं हैं जो मानव के क्रियाकलापों, दुख तकलीफों, राग द्वेष का विवेचन करती हैं। नदी पर वार्तालाप पहली कविता नदी के पत्थर से शुरू होती है। इस कविता में नदी से बिछुड़ने पर भी नदी के पत्थर पानी की मौजूदगी महसूस करते हैं। यह एक बहुत ही नवीन प्रयोग है। नदी की मात्र आवाज़ सुनते हुए पत्थर में पानी नहीं सूखता और वह पुनः नदी से मिलने की चाह मन में संजोए रहता है। नदी की मात्र आवाज़ सुनते ही वह नदी से मिलने की चाह अपने मन में रखता है। कविता में कहा गया है, नदी का थोड़ा सा पानी उसके भीतर अब भी मौजूद था। नदी की जीवन यात्रा रेत से रेत होने में है। रेत की नदी में बच्चे कश्तियाँ बनाते हैं, घर बनाते हैं, जो अंततः रेत में ही मिल जाते हैं। कवि ने नदी के पाँव नामक कविता में लिखा है, सूखे और नंगे हैं नदी के पाँव, सूखे और नंगे हैं नदी के पाँव, सूखे रास्तों में सरकते सरकते थक कर चूर हो जाती, रेत में धसी अपनी कुटिया के आंगन में बच्चों को खेलते देखती। नदी एक लंबी यात्रा तय करती है, जिसका साथ पहाड़ कुछ दूरी तक ही दे पाते हैं। नदी पहाड़ से मिट्टी लाती है, जिससे बच्चे खेलते हैं। नदी समुद्र में पहाड़ उगाना चाहती है। नदी सदा पहाड़ के साथ रहना चाहती है। पहाड़ भी उसके बिना उदास रहते हैं। जब भी घर से निकलती है नदी यात्रा पर पहाड़ कुछ उदास हो जाते हैं। नदी हमेशा समंदर से मिलना चाहती है। सूखे रास्तों पर चलते हुए उसके पैरों में विवाइयाँ फट जाती हैं। नदी थक कर रेत में धंस जाती है, जहाँ से बच्चों को रेत का पहाड़ बनाते हुए देखती है। रेत में धसी अपनी कुटिया के आंगन से बच्चों को खेलते देखती। रेत में धसी अपनी कुटिया के आंगन से बच्चों को खेलते देखती। नदी को लगता बच्चों ने लिखती हो जैसे उसकी जीवन कथा रेत से रेत में। नदी और पानी में एक दिन पानी के सूख जाने की आशंका है। परेशान पहाड़ नदी से पूछता है, क्या सच ही एक दिन सारा पानी सूख जाएगा? पहाड़ नदी के आंसुओं को सहेज लेता है। जैसे उदास नदी चुप रही, बस उसने दो आंसू टपकाए। उदास नदी चुप रही, बस उसने दो आंसू टपकाए। पहाड़ ने अपने हाथ फैला, सहेज लिया नदी के आंसुओं को। पहाड़ की कविता रफू का काम से शुरू होती है। रफू का काम एक सशक्त कविता है, जिसमें पहाड़ अपने फटे कोट को जेबों और कोहनियों से रफू कर रहा है। रफू का काम आसान नहीं, जबकि इस उम्र में आँख नहीं देख पाती सुई की आँख। सियानी चिड़िया सुबह ही सुई में धागा पिरो जाती है। चिड़िया के पास अपना भी रफू का काम है। कविता में कहा गया है, बूढ़ा पहाड़ रफू कर रहा, बूढ़ा पहाड़ रफू कर रहा, जेबों और कोहनियों से फट रहा कोट, कब तक और कितना रफू करूँगा, विरासत में मिला ये पुराना कोट। पहाड़ अपने सोच में परेशान है।
वह बादलों और सूर्य से नदी के वहीं वस जाने का आग्रह करता है। वह चाहता है गर्मियों की छुट्टियां यहीं उसके पास बिताए। पहाड़ सोचता है कि कविता में लिखा है, पहाड़ सोचता है बादल बनाएंगे पक्के मकान यहीं टिक जाएंगे। पहाड़ सोचता है बादल बनाएंगे पक्के मकान यहीं टिक जाएंगे। सूरज से कहूँगा ना जाए, एक शाम अपने घर यहीं ठहर जाए। बरसों से नहीं मिले हैं, रात भर गप्पें लगाएंगे। सुने कुछ मेरे दर्द, कुछ अपने सुनाएं। आज के युग में पहाड़ को नए रंग में रंगने की सोच भी है। जंगल भी वर्षों पुराना अपना हरा रंग बदले, पानी भी अपना रंग बदले, इसके लिए नया पहाड़ और रंग में कवि ने कहा है। वह पहाड़ भी नया बनवा रहे हैं, वह पहाड़ भी नया बनवा रहे हैं, धुलवा रहे हैं उसके मटमैले पाँव, नए मोजे पहना रहे हैं। पहाड़ और औरत और पहाड़ और माँ छोटी छोटी कविताएं हैं। माँ के बिना पहाड़ घबराया हुआ रहता है। पहाड़ की औरत पहाड़ सी पीड़ा झेलती है। पहाड़ सी जिंदगी ढोती पहाड़ की औरत अपनी पीठ पर। इसी तरह संकल्प में पृथ्वी पर लिखी कविताएं अलग से कोमल अनुभूतियों की कविताएं हैं, जिनमें गहन विचार भी है। जैसे कि कवि ने कहा है, पृथ्वी हैरान थी, उनसे ही पता लगा कि उसके पास घर भी है। पृथ्वी हैरान थी, उनसे ही पता लगा कि उसके पास घर भी है, और वे ना जाने कितने युगों से बेकार अपनी धुरी पर घूमती रही, ढूंढती रही अपना घर। पृथ्वी सदा अपनी धुरी पर घूमती है, कोई उसे आराम करने को नहीं कहता। हर नया मौसम पृथ्वी पर आता है, नदियों का पानी पृथ्वी पर बहता है, सारा बोझ उठाए पृथ्वी चली रहती है। पृथ्वी की पीठ पर कवि ने कहा है, इतिहास गवाह है, उससे कभी किसी ने नहीं कहा। इतिहास गवाह है, उससे कभी किसी ने नहीं कहा, अरे जरा रुक कर आराम कर ले, और ना ही कभी किसी ने उसकी पीठ सहलाई। इसी कविता में जो इस काव्य संकलन का शीर्षक है वह भी दिया गया है। हाँ किताबों में खूब बयां होते हैं उसके दर्द, हाँ किताबों में खूब बयां होते हैं उसके दर्द, पर अफसोस पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती। बच्चों पर लिखी पंत की कविताएं बहुत गहन और प्रौढ़ और मार्ग विचार लिए हुए हैं। तख्तियाँ कविता बच्चों पर होते हुए भी एक गहन विचार कविता है। इसमें बच्चों द्वारा तख्तियाँ धोने और सुखाने का जो चित्र प्रस्तुत किया है वह अब देखने को नहीं मिलता कि कैसे बच्चे तख्तियाँ धोते हैं, हवा में लहराकर सुखाते हैं, लेकिन अक्षरों के धुलने और सूखने का ये खेल बहुत अजब है। कवि ने कहा है, पोत ली है बच्चों ने तख्तियाँ, पोत ली हैं बच्चों ने तख्तियाँ, हवा में लहरा रहे हैं, सुखा रहे हैं वे धुली पुती तख्तियाँ, चल रहा अक्षरों के धुलने और सूखने का खेल बरसों से। ऐसी एक और कविता है ब्लैक बोर्ड नाम से। ब्लैक बोर्ड पर आज तक ना जाने कितने शब्द लिखे गए और मिटाए गए होंगे। बच्चे भी शरारत में ब्लैक बोर्ड पर कई कुछ लिख डालते हैं। नए मासी का स्वागत, विदाई पार्टी, बैंड और घंटियों का स्वर भी सुनता रहता है ब्लैक बोर्ड। कितने शब्द लिखे गए होंगे इस पर, कितने शब्द लिखे गए होंगे इस पर, न जाने कितने अर्थ खुले होंगे उनसे। कविता के इस वाक्यांश की तरह पंत की कविताओं के भी अनेक अर्थ खुलते हैं। कविताएं चाहे पहाड़ पर हों, नदी पर हों, पृथ्वी पर हों, इनका अर्थ विस्तार होता है। साधारण से लगने वाली कविता भी असाधारण और गूढ़ अर्थ देती है। मनुष्य व समाज के छिपे रहस्यों को उजागर करती है। भाषा कौशल व भाव की दृष्टि से ऐसी अद्भुत कविताओं में छाता और कोट जैसी कविताएं हैं जो संवेदना और संप्रेषण की दृष्टि से बहुत अद्भुत लगती हैं। जैसे हर बारिश में छाता बात करता आसमान से,
हर बारिश में छाता बात करता आसमान से, और सूखे में जमीन का दरवाज़ा खटखटाता हुआ चलता। बच्चा जब भी छाता अपने कंधे पर घुमाता तो सोचता वह पूरी पृथ्वी घुमा रहा है। बच्चा जब भी छाता अपने कंधे पर घुमाता तो सोचता वह पूरी पृथ्वी घुमा रहा है। ऐसे ही कोर्ट कविता में एक ऐसे कोर्ट का जिक्र है जिसके आसपास कई मौसमों का हिसाब है। उसके पास जिंदगी का पूरा सफ़र है। बेशक उसकी जेबें छिंच गई हैं और अस्त्र में बीती हुई यादें छिपी है। हमारी ओर पीठ की कोट में पुराने दिनों की रंगत है। कील पर टंगा है कई मौसमों का हिसाब। कील पर टंगा है कई मौसमों का हिसाब। सावन की फुहार, बर्फ की नमी, आंधियों के थपेड़े, धूप का रंग, पर सब कुछ बदरंग सा, बेढंग सा टंगा है जिंदगी के सफ़र का छोटा सा इतिहास कील पर। पंत जी बहुत लंबे समय से कविताएं लिख रहे हैं। युवावस्था में इनकी कविताएं धीमे धीमे पहाड़ की ठंडी और शर्मीली धूप की तरह शर्माती हुई आती थी। जैसे जैसे ये प्रौढ़ होते गए, कविताओं की धार और पैनी होती गई। सभा सम्मेलनों में इनकी कविताएं सुनने को मिलती थी। एक जगह न आने के कारण पढ़ने को नहीं मिली। बहुत समय की प्रतीक्षा के बाद ये संकलन आया है जो निश्चित रूप से कविता में इनके दखल को पुख्ता करता है। रचनाकार का परिचय उसकी रचनाएं ही हैं। इन रचनाओं का किताब के रूप में आना रचनाकार का समग्र परिचय देना है। किताब घर की तरह है। जैसे घर के बिना आदमी का कोई पता नहीं होता, ठीक वैसे ही किताब के बिना उसके रचना क्रम का परिचय मिल पाना असंभव सा हो जाता है। किराए के मकानों में आप जहाँ मर्जी रहते रहो, आपकी पहचान न बनती है न देर तक रह पाती है। अपने घर से और अपनी किताब से ही एक पहचान बनती है, वरना रचनाएं इधर उधर हवा में बिखर कर मिट जाती हैं, कोई अता पता नहीं रहता। इस दृष्टि से पृथ्वी किताबें नहीं पढ़ती का आना एक महत्वपूर्ण घटना है, पाठकों के लिए, सुधी समालोचकों के लिए और स्वयं कवि के लिए भी। धन्यवाद।